देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। वैसे तो होना ही मुझे चाहिए था आज डिबेट के लिए फुटपाथ पर जहां पे हमारी डिबेट होती है, लेकिन आज गेस्ट हाउस में खास तौर से जिस तरह से ये तमाम बातचीत का सिलसिला जो है यहाँ पर करेंगे, लेकिन फिर सोमवार से हम आपको नजर आएंगे। लेकिन बातचीत के सिलसिले में जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद रहेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कनाडा से, बहुत बहुत शुक्रिया, टोरंटो से, थैंक यू सो मच तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबी खान हमारे पास कुछ देर में मौजूद रहेंगी, उनका भी स्वागत है। विकास गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब जमाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉलमिस्ट हैं और बढ़िया डिबेट करते हैं। और हमारे साथ राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन जो बहस का मुद्दा है उसको शुरू करें उससे पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आप सभी लोगों से। आप सारे लोग उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हम जिम्मेदार हैं, हमें भी वही चीज़ उसी तरह से पेश आना चाहिए। और ये यकीनन इससे बड़ा कोई नहीं है कि देश और मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। डिबेट में जो कुछ होता है उसका असर ज़रूर होता है। और मैं एक बात मानता हूँ, जो अच्छी बात हो उसका असर चाहे देर में हो, लेकिन वो ऐसी बात जो कि नफरत की हो उसका असर बहुत जल्दी होता है। लेकिन क्या सच को सच कहा ही ना जाए? अवधेश जी ने मेरी तरफ निगाह से ऐसे ही देखा था, तो क्या सच ना बोला जाए? बिल्कुल सच बोला जाए, सच के साथ रहा जाए और सच ही बोला जाए, सच के साथ दिखाया जाए। यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है जिसमें बोलने की आज़ादी है। लेकिन बोलने की आज़ादी के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, मैं उसकी ओर इशारा करता हूं और तमाम सारे लोगों से ये अपेक्षा रखता हूं कि आज की डिबेट में वो उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, उसी जिम्मेदारी को निभाएंगे। उदयपुर से लेकर अमरावती तक जो हुआ बहुत शर्मसार करने वाला है और बहुत दुखदाई है। बहुत बहुत स्वागत है सुबई जी, बहुत बहुत स्वागत है। आखिर जो हो रहा है वो धार्मिक आईने से देखा जाना चाहिए उसे, या धर्म के आईने से देखा जाना चाहिए? लोगों ने कहा कि ये रिएक्शन है, बहुत जो देखने को मिला, इस पर भी बहस हुई, बातचीत हुई। लेकिन मैं फिर सुबह अभी जुड़ रही, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा हम सारे लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं और उसी तरह से पेश आएंगे जैसे जिम्मेदारी के साथ हम सारे लोग करते हो। हमारी जिम्मेदारी है, डिबेट का असर जरूर होता है, ये मैं मानता हूँ। और अगर हम फिर लोगों ने पूछा कि कभी कभी पूछते भी हैं कि डिबेट आखिर करते ही क्यों हैं आप जब कुछ अच्छा नहीं निकलता है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ सेकंड भी अच्छे अगर निकल आए वो भी बहुत काबिल तारीफ है और मुल्क के लिए वो भी एक बहुत बड़ा हवन है, उसमें हविष्यांग है हमारा। मैं कह रहा था उस बात को फिर से आता हूँ, उस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि धार्मिक आईने से देखा जाना चाहिए। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल वो रिएक्शन है, क्योंकि जिस तरह का वो मॉडल है वो आतंकवाद के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और आतंकवाद है, आतंकवाद है और आतंकवाद, इस पर कहीं कोई गुरेज नहीं हो सकता। तो इससे पहले देश ने इस तरह की चीजें नहीं देखी, इस तरह की घटना नहीं देखी कि किसी का गला रेत दिया जाए। तो आखिर क्यों एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है, और ये अब चिंता का सबब है। आखिर क्यों? सवाल यह है कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है, या इस्लाम के हिस्से से नुक्ता नजर से इसको देखा जाए? लोगों ने कुरान शरीफ को कोट किया और कहा कि नहीं, वहां कहीं नहीं है ऐसा। और मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि किस हवाले से, तो बरेलवी मसलक के जो बड़े नेता हैं उनकी जो एक बाइट है, जो उनकी बात है, मैं उसको यहां पे रखना चाहूंगा पहले, और उसके बाद मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर तौकीर रजा साहब क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं। जी, गुस्से में झगड़ा हो गया, हमने गुस्से में कत्ल कर दिया, ये एक बात है। लेकिन पूरी प्लानिंग करके, प्लान है सारा, और पहले वीडियो बनाई और उस वीडियो को बाद में जारी किया कत्ल करने के बाद, इसका मतलब यह है कि आप मुनज़्ज़म साजिश रच के आए, आपने पूरा प्लान किया। आपको फांसी से भी बड़ी जो सजा हो सकती है वो दी जानी चाहिए। जी शुएब जमाई साहब, मैं इस वाले पोर्शन में तो आऊंगा कि एक साजिश है इस पर, लेकिन मैंने जहां से सवाल शुरू किया था, क्या वो उसको उस नुक्ता नज़र से कहा जा सकता है जो भी तौकीर रजा साहब ने भी कहा है, वो इस्लाम नहीं, वो नहीं है, कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है, ना कुरान में कहीं जिक्र है, ना है वो इस्लाम का, वो कहीं से किसी तरह से भी उसको सही ठहराया जा सकता है। जी देखिए प्रतीक जी, चूंकि आपने एक अच्छी बात कही कि फुटपाथ से आपका शो होता है, अक्सर आज स्टूडियो में है, मैं भी ऐसी गांव से, उन्हीं गांव से आया हूं जो अमूमन हम आप सब
शांत भी रहते हैं वो, शांत भी रहते हैं, और गाँव के ही चौराहों पर चर्चा होती है कभी हमारी। हवा बिगाड़ते हैं तो ये शहरी बिगाड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा इस लुटियन जोन से या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या प्रेस क्लब में बैठ के कोई एजेंडा हमारा होता नहीं। मैं तो उन्हीं गाँव से आया हूँ। तो अगर आप चर्चा इस तरीके से देखेंगे तो लोग अमूमन गांव में किस तरह से बातें करते हो कि कौन है ये तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं है, और इसने किसने अधिकार दिया। ठीक है, नुपुर शर्मा ने करल है, लो गलती कर ले और सजा जो है यहाँ से कोर्ट देते, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ से कानून देते, और लिए सब चीज़ हो ले, लेकिन यहाँ से ये सब कौन है, ये किसने इसको यहाँ से अधिकार दिया। और ये सरतन से जुदा हमने इस्लाम में कभी नहीं सुने लिए ना, हमारे मदरसा में कोई पढ़ल के ना कोई तो गांव में ऐसी बातें यहाँ से होगी, और इस तरह से लोग सोचेंगे कि यहाँ से हम, शंभू यहीं पर है, हमारा दोस्त यहीं पर है, राहुल है, सब है, ये हम सब यहाँ से बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं, और ये बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। तो ये जो मानसिकता आई और ये इस तरह की जो चीज़ें आपने देखी, ये बड़ा एक शॉकिंग और ग्रूसम और बड़ा रीजन क्या है मैं जानना चाहता हूँ। तो ये मुझे एक तो ये लगता है कि देखिए, कल बहुत हमारे लिए कंसर्निंग सिचुएशन था। कल एक चीज़ आई निकल करके कि भाई ये 2013 से ही इनका कुछ पाकिस्तान के किसी ग्रुप के साथ लिंकअप था, लिहाजा दावत इस्लामी का लोगों ने नाम लिया, और फिर रात होते होते ये बात पता चली कि भाई ये सर तन से जुदा जो है, इनका तन मन तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कार्यकर्ता रहे, इनके फेसबुक पोस्ट और इन्वेस्टिगेशन है अभी, इन्वेस्टिगेशन। लेकिन फिर भी मैं बात चूंकि इसलिए रख रहा हूँ कि बीजेपी के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया जी के कई कार्यक्रम में शामिल होना, इनके बीजेपी के कार्यक्रमों में जाना, और जाते हुए देखिए, अगर सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए ये तस्वीरें जिस तरह की, जैसे मिसाल के तौर पे लोगों ने कहा, मैं बता रहा हूं, मिसाल के तौर पे कहा कि बुनियाद अगर सही है और बुनियाद अगर ठीक रखी गई है तो ये बात निकल के आएगी ही नहीं। कहां बुनियाद में कहां गड़बड़ी है, हमसे कहां गड़बड़ी हुई है, हमसे बताने में कहां गड़बड़ी हुई है, हमने कौन से सबक दिए हैं, कहां सबक दिए हैं। आरिफ मोहम्मद साहब तो कह रहे हैं सबक ही गलत दिए हैं। समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। इस देश में एक संस्कृति है, सभ्यता है, गीता रामायण लोग पढ़ते हैं, एक आर्य समाज की संस्कृति है, लोग आश्रम में पढ़ते हैं सारी चीज़। लेकिन इसी समाज से निकल करके कभी शंभूलाल रैगर आता है, जो इसी राज संबंध में जो है जला करके हत्या करके लाइव वीडियो बनाता है, उसको लोग हीरो बना देते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में इसी में झंडा फहराया गया था इसके समर्थन में। उसी तरह मॉब लिंचिंग हुई, कई घटनाएं जय श्री राम के नाम पर लोगों ने नारे लगाए। तो सवाल ये होता है कि क्या आप इसमें सबक, कोई सबक देखेंगे, कोई देखेंगे कि सबक में त्रुटि नहीं है। कुरान के सबक हो चाहे गीता के सबक हो, उसमें त्रुटि नहीं है। त्रुटि ये अपनी मानसिकता, ये जो नफरत, मैं बता रहा हूं सबक कहां पे, सबक उन्होंने कहा कि जो मदरसे में सबक है वहां पे खोट है। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मुझे मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे डिबेट को आगे ले जाता हूं। आपको आपने बेबुनियाद कहा, एक बात कह करके मैं खत्म करता हूं कि देखिए, इस देश में रेडिकलाइजेशन, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये इक्वली बढ़ा है, और बढ़ा है, सब तरफ बढ़ा है। और इस बढ़ने में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाथ जो है हेट स्पीचेस का रहा है। इधर के लोगों ने दिया, उधर के लोगों ने दिया, और उस पे जो काबू नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा। तारिक फतेह साहब, मैं फिर शुभैया आपके पास आता हूं। तारिक फतेह साहब, मैं यही जानना चाह रहा था कि आखिर एक घटना होती है उदयपुर में, उसके बाद फिर अमरावती में 21 जून को एक घटना, आखिर आप कहते हैं हेट स्पीच, कुछ लोगों ने कहा कि बुनियाद, कुछ लोगों ने कहा कि कुरान शरीफ का तो हिस्सा ही नहीं है, आप खोज के भी नहीं ला पाएंगे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सवाल सिर्फ एक ही तरफ का नहीं है, सवाल दोनों तरफ का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरतन से जुदा वाली बात ही है, लेकिन लोगों ने कहा कि आखिर ये जो हो रहा है इससे पहले तो मुल्क ने नहीं देखा। देखिए, जो शरिया है या शरीयत जिसे कहा जाता था, आजकल शरिया कहते हैं, उसमें सिर्फ 5-6% कुरान का जिक्र है, का हिस्सा है। बाकी जिसको आप समझे केस लॉ है, जो मुख्तलिफ फतवे दिए गए हैं, जो 200 साल बाद शरिया लिखा गया और उसके बाद हदीसें लिखी गई जस्टिफाई करने के लिए, वो काम, ये गर्दन काटना तो सर बहुत पहले से हो रहा है। खालिद बिन वलीद ने रसूलुल्लाह के की वफात के 2 साल बाद ही पहली काफिरों के मुसलमानों को जो मारा, उसमें कहा, अब वॉर ऑफ अपोस्टेसी कहते हैं उसे, हाँ, वहां गर्दनें काट के खोपड़ियां अलग करके उसमें खाना पकाया गया, उसकी बीवी को पहले रेप किया गया। तारिक साहब, ये मुस्लिम
तारिक फतेह साहब, मैं अगर उसको उस जिक्र को ना भी करें तो हम जहां पे हैं, जहां पे मौजूद हैं, जिस जगह पे सोसाइटी खड़ी है, बता रहा हूं ना जी कि एक तरफ हम कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और हर मुसलमान को पता है कि ये हमारी तारीख का एक हिस्सा है। तभी तो इतने आपके फातमाइन को सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब निकाला मिस्र से, तो भटक भटक के सारे लोग हिंदुस्तान में आए, ये जो दाऊदी बोरा हैं। और तो सवाल ये है सर, तारिक साहब, सवाल ये है कि क्या रूह ये है रिलीजन की रूह ये है? ये तो नहीं है। इस्लाम तो मोहब्बत है, ब्रदरहुड है। ये आपके पास नहीं सर। देखिए, जब तक आप दूसरे इंसान को काफिर समझेंगे, लफ्ज जब तक कुफर है, और जब तक ये कहा जाएगा बच्चों को कि जो वो अडल्टर्स जिसे कहते हैं, उनको आपको दावत देनी है इस्लाम की, ना आए तो उन पे जहाद वो है, आप पे फर्ज है। गज़वा हिंद क्या है सर? इसको खुला होके बात करें। ये हम कब तक झूठ का लिबादा पहन के कहेंगे कि ये नहीं है और वो नहीं है? ये तो हमारे सामने। शुएब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, शुएब कब तक खुल के बात करें ना? आखिर कब तक, आखिर क्यों? मुझे एक बात बताइए, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, राइट सर। इतने सारे इस्लामिक सेमिनरीज हैं इस देश में, इतने सारे उलमा ने चर्चा की, मुफ्ती ने चर्चा की, राइट। अगर कोई ऐसा किसी का हिडन एजेंडा होता, ये तो मैं 2014 के बाद से ही जो गजवा हिंद की बात और ये कुछ ये आरएसएस या उसके समर्थन करने वाले कुछ तारिक फतेह या जो लोग इन्होंने ये बात गढ़ी कि गजवा हिंद, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, कोई गजवा हिंद के बारे में हमारे उलमा ने ये कहा कि जब गजवा हिंद एक ऐसा जंग था जब यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध तक फतह किया था, जिसको गजवा हिंद कहते हैं। तो वो तो आज से 750 साल पहले, यानी 1000 साल पहले का एक वाकया, जिसको अब आप कोट करके आते हैं, तो ये तो इर्रेलेवेंट हो जाएगा। और जो सरतन से जुदा, इसका एक स्कॉलरिस्टिक आप उसको एक मैं पहलू रखता हूं कि 1000वीं ईस्वी में इमाम नववी थे, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई ये सरतन से जुदा की फिलॉसफी बिल्कुल डिसअप्रूव करता है इस्लाम, राइट। और जो भी आज के जमाने में उसको इंटरप्रेट करेगा, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या इन जैसे स्यूडो स्कॉलर हो जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों के जहन में, देखिए ये दो देश है ना, इसमें बहुत सेंसिटिव लोग हैं, फौरन उनको लगता है कि जो बातें कही जा रही सच कही। अब एक समझिए, हम तो इसी देश में मैं इसको लेता हूं जो इस देश से बाहर होगा। तारिक साहब, दरअसल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, इन्होंने एक बात कही कि बहुत सेंसिटिव लोग हैं, मसला भी बहुत सेंसिटिव है। आप जब इसको इंटरप्रेट करते हैं तो लोगों को लगता है कहीं ये सच तो नहीं है, ये सच तो नहीं कह रहे हैं आप। मेरी बात सुनिए, और रिलीजन का रूह यही मानते हैं। मेरी बात तो सुन रहे हैं, या टोकना है तो मुझे ना बुलाया करें। आप पुरानी दिल्ली में जाके देखिए, मोहम्मद बिन कासिम की तारीफ में किताबें छपी भी नहीं है। जो लोग सेलिब्रेट करते मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो, क्या औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन नहीं काटी थी? क्या उस औरंगजेब की मकबरों पे जाके दुआएं नहीं मांगी जाती हैं? मोहम्मद बिन कासिम का कोई मकबरा इस देश में आप दिखा दीजिए प्रतीक जी, मैं मान जाऊंगा कि इनकी बात सही। अगर कोई उसको हीरो मानने की बात या उसको सेलिब्रेट, नहीं मोहम्मद बिन कासिम, या देवबंद में उनकी किताब है, कैसे बात कर रहे हैं, सुनिए, जाती है। और मोहम्मद बिन कासिम का जो मामला, तारिक फतेह को लेट हिम कंप्लीट। मकबरा नहीं कहा है, किताब का लेट हिम कंप्लीट। तारिक साहब को कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आता हूं। शुभी बोलेंगे, शुभी का चांस है जी। प्रतीक जी, ये बात समझना जरूरी है कि इस देश की भलाई समझ सकते हैं। कोई पाकिस्तान का मूल का व्यक्ति आप इस देश के बारे में कैसे समझते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे, हमारे देश का भलाई इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे, अरे अल्टीरियर मोटिव हो सकता है। पाकिस्तान इस मुल्क का दुश्मन है, आपको समझना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तानी मूल का कोई लेखक इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको भुगतते हैं हम जैसे लोग, हम भुगतते हैं, घाटी जैसे लोग भुगतते हैं, हम भुगतते हैं सर, वो नहीं भुगतते। क्लियर करने दीजिए, एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी साहब। मैं मुझे वो इस देश से हम रहते हैं। आप गए भाई, उन्होंने ऐसा क्या बोला? उन्होंने कहा किताब छापे, किताब है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अक्सर किसी पाकिस्तानी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है, आपने कहा था, भाटी जी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। एक मिनट अवधेश, एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। तारिक साहब प्लीज कंप्लीट करिए, उसके बाद 10 सेकंड। उन्होंने दारा शिकोह की गर्दन नहीं काटी थी,
सर तन से जुदा नहीं किया था औरंगजेब ने। अब दारा शिकोह किसी मुसलमान का नाम नहीं है हिंदुस्तान पूरे में, उसकी गर्दन काटी थी औरंगजेब ने। आप उसको वली कहते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? टेकन योर पॉइंट सर, टेकन योर पॉइंट। शुभी, ये 750 सवा 700 साल पहले की सब घटनाएं हैं। आज के समय में जो एक मुसलमान है जो रह रहा है इस देश का, इस मुल्क का बाशिंदा है, उससे इसका क्या क्या रिलेवेंस है? और ये जो घटनाएं हो रही हैं क्या उससे उनका ताल्लुक है? और अगर उससे उनका ताल्लुक है तो मोटिव क्या है पीछे, ये लोग आज जानना चाहते हो। ये सवाल सामने सोसाइटी के खड़ा है। जी शुभी, आपका सवाल बहुत अच्छा है प्रतीक। मैं आपकी कोशिश को सलाम करती हूं जो आप करने की, एक सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड कुछ समय दीजिएगा, मैं किसी के बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जी देखिए, गंगा जमुनी तहजीब भारत में हमेशा से रही है, होनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल उसके साथ हैं। हम ये मानते हैं कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, या कोई भी रिलीजन सत्य बताने के लिए ही प्रॉफिट्स हो, गुरुज हो, अवतार हो आते हैं। कोई भी मजहब पंथ खराब नहीं होता है। लेकिन प्रतीक, समस्या को ब्रश अंडर द कारपेट करने से आप इंटरफेथ हार्मनी नहीं कर पाएंगे। तारिक फतेह जी बहुत सही बोल रहे हैं कि हमें एक्चुअली रूट पे जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से मजहब मिसयूज हो रहा है। तारिक फतेह जी ने कभी नहीं कहा कि वो मुसलमान नहीं है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, या हमने ये कभी नहीं कहा कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, लेकिन हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं। हम इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता के खिलाफ हैं। क्या ये सही नहीं है कि औरंगजेब ने गला काटा अपने भाई का, दारा शिकोह का? क्या ये सही नहीं है कि हमारे सिख गुरुओं का गला काटा गया इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर? और तो और अगर आप मुस्लिम आइडेंटिटी से भी अटैच करके देखना चाहते हैं। शुभी, हमने इंटरप्ट किया। 14 साल का, प्लीज मुझे बात पूरी करने दीजिए। शुभी, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रोका आपको, माफी के साथ। 14 साल का एक मुस्लिम नौजवान पूछता है आपसे एक सवाल जी, और वो पूछता कि इसका रिलेवेंस क्या है आज, बताइए जी। मैं उस छोटे भाई को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहती हूँ, 1000 साल पहले भारत पे जो आक्रमण हुआ इस्लाम के नाम पर, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आज अगर हमारे आंखों के सामने कुछ हो रहा है और उस हमको नो इफ नो बट के बिना कंडेम नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, अगर हम आतंकवाद को मौन समर्थन दे रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं गजवा हिंद होता ही नहीं है जी, तो हम जिम्मेदार हैं प्रतीक, हम बिल्कुल जिम्मेदार हैं। भविष्य की मुसलमान पीढ़ियां हमारी ओर देख रही हैं, वो जिम्मेदारी हमें समझनी चाहिए। गोई के साथ कह रही हैं कि गजवा हिंद होता है, तारिक फतेह वो कहते हैं गजवा हिंद होता है। प्रतीक, गजवा हिंद तो उसमें कौन मुलविस हैं, कौन लोग उसमें संलिप्त हैं, ये तो जाने। जी जी। और अगर संलिप्त हैं तो ये समाजवादी खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, और वो वकील खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, और अवधेश जी क्या कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं जी। लानत है हम पे। प्रतीक जी, हम तो डेमोक्रेसी के नारे लगा लगा के मर गए। प्रतीक जी, प्राइमरीली दो ताकतें गजवाए हिंद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पोषण दे रही हैं। एक है राजसत्ता, ऐसे विधर्मी राजनीतिक दल जो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए किसी भी भारत विरोधी मानसिकता से हाथ मिला लेते हैं, उनका अपीजमेंट कर देते हैं। मजहब के नेता, I don't know why he's laughing. उन्होंने बहुत तार्किक बात कही है, और ये हो सकता है, मोटिव हो सकता है, और अगर मोटिव है तो जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, दूसरी ताकत भी सुन लीजिए। मैंने कहा दो ताकतें, एक विधर्मी राजनीतिक दल और दूसरे मजहब के ठेकेदार जो मौलानावाद हैं, जो मदरसे चला रहे हैं, जो अब सिर्फ खुद चाहते हैं कि मुसलमान बच्चे का दिमाग ना खुले, मुसलमान बच्चे की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। फतवा ब्रिगेड, क्यों आप डिसीजन मेकिंग खत्म करते हैं जी? क्या करेगा वो बच्चा वो भी आप बताएंगे, क्या नहीं करेगा वो भी आप बताएंगे। नाचना हराम है, गाना हराम है, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट सब कुछ हराम है। देश के किसी भी कानून से आप तोड़ देना चाहते हैं। आज आप कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा को हम समर्थन नहीं करते, लेकिन किसी भी मुसलमान बच्चे को उस लिमिट तक लाता कौन है भाई? कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, आप कहते हैं नहीं मुसलमान नहीं मानेगा, एनआरसी की बात हो, आप कहते हैं नहीं मुसलमान नहीं मानेगा। 30 करोड़ पॉपुलेशन को आप लोग माइनॉरिटी बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोल बोल के उसको उसके देश से तोड़ते हैं, फिर अलकायदा, जैश ए मोहम्मद जैसे लोग उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। रेलेवेंट है, जो भी सवाल रेलेवेंट है। 30 करोड़ तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। आपकी एक है, जब हम डाटा निकालते हैं ना चुनाव का, तो कहते हैं कि यहां से तो मुश्किल ही लग रहा है जीतेगी, यहां से तो वही जीतेंगे, क्योंकि 70 ये सच्चाई है। हम चाहे जितना छुपा ले अपने को, चाहे जितने चेहरे पे मेकअप करके आ जाएं, जितने चेहरे पे मेकअप करके छुपाएं, लेकिन ये कहते हैं यहां से इसका जीतना मुश्किल है, क्योंकि 60% तो ये वोट यहीं पे है।
और शुभी को मैं सलाम करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सलाम जी, कीजिए। जी। अब एक छोटी सी बात, हाँ 2014 से प्रधानमंत्री जी मुझे एक बात बताइए, गाड़ी की सुई आपकी जो 2014 पे क्यों रुकती है? और ये एक सवाल है, यही सवाल ये सवाल है। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो ये अमरावती की घटना पे चाहे बात कर लें और चाहे उदयपुर पे, ये अनुत्तरित रहेगा सवाल। अगर आप माइनॉरिटीज नहीं मानते तो इस देश में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? मैं तो ये इस कहता देश में माइनॉरिटी कमीशन क्या करता है? मैं तो ये सवाल पूछता इस हूं। देश में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्या हमारे हाथ में है? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माइनॉरिटी कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अच्छी बात है, बहुत अच्छा तर्क है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। ये जवाब मैं नहीं दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी ठीक ले लिया, मैंने ले लिया पॉइंट आपका। तो आपने इस शो के शुरू में जो इसकी भूमिका बनाई थी उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने बहुत ही संतुलित और जोड़ने वाले शब्द कहे और आपने ऐसा भाव भी प्रकट किया कि नफरत फैलाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। राइट सर। और ये सच्चाई है। आज सबसे बड़ी समस्या इस देश में ये टीवी डिबेट्स हो गई हैं, इनकी वजह से माहौल सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। मैं मानता हूं। और नूपुर शर्मा के केस में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उनका एक वाक्य में दोहराना चाहता हूं कि एजेंडे को बढ़ावा देने के अलावा टीवी चैनलों के पास बचा ही क्या है, काम ही क्या है। राइट, ये खतरनाक स्थिति है। अब मैं आता हूं बिंदु पे। देखिए एक बात और जोड़ दूं इसमें, जिस दिन नूपुर शर्मा ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, मोहम्मद साहब के अपमानजनक शब्द कहे थे उन्होंने, उस दिन वो उससे पहले 2 चैनलों पे और थी डिबेट में, दोनों चैनलों पे उन्होंने कहने का प्रयास किया, लेकिन दोनों एंकर्स ने टोक दिया और बोलने नहीं दिया। और तीसरे चैनल पे जाके वो इतनी गैर जिम्मेदार संपादक थी कि उन्होंने बोलने भी दिया। और टिप्पणी किसी पे नहीं लेना चाहता, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। वो मैं उनके जहन पे मैं आता हूं उस बात पे मुद्दे पे आएंगे। आपने कहा कि मैं बीच में हंस क्यों रहा था। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सब कुछ हाजिर नाजिर मान के अपने ईश्वर को मैं ये कह रहा हूं कि मैं 10-12 साल पत्रकारिता में भी रहा हूं, 20 साल मुझे राजनीति में हो गए हैं, चुनाव भी लड़ा हूं, सक्रिय रहता हूं। मैंने ईमानदारी से सिवाय बीजेपी के लोगों के अलावा गजवा हिंद नाम का नाम नहीं सुना, गजवा हिंद शब्द नहीं सुना। केवल बीजेपी के लोगों के मुंह से सुनता हूं, आरएसएस के लोगों के मुंह से सुनता हूं। क्या एजेंडा इसके पीछे? दूसरी बात, मेरी बहन ने कहा, सुबुही खान ने, कि मैं इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ हूं। होना भी चाहिए। इस भारत में संविधान का देश राज है, किसी धर्म का राज नहीं है। आप इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ हैं तो हमें भी हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ होना चाहिए, और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि धर्म आधारित, बहन जी मैं अपनी बात पहले कह लूं, सुबुही जी, धर्म आधारित राज विनाश की तरफ ले जाते हैं। पशु है जो अपने अनुभव से नहीं सीखता, केवल दूसरे के अनुभव से नहीं सीखता। मनुष्य को दूसरे के अनुभव से सीखना चाहिए। आप इस दुनिया पर नजर दौड़ा के देखिए, जहां जहां धार्मिक राष्ट्र हैं वो मुल्क बर्बाद हो गए, वो देश बर्बाद हो गए। और जहां लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, संविधान का और कानून का राज है, क्लैरिफाई करिए जल्दी से, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। राइट सर, क्लैरिफाई शुभी जल्दी। एक बात और जोड़ दूं केवल, क्योंकि अब आपने सबको ज्यादा समय दिया तो मुझे भी थोड़ा सा दे दें। उदयपुर की घटना हुई, बहुत शर्मनाक, बहुत चिंताजनक घटना है, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, हत्यारे हैं, सजा होनी चाहिए। हत्यारे गिरफ्तार हो गए, जेल भेज दिए गए। इस देश के एक भी संगठन ने, गैर राजनीतिक या राजनीतिक पार्टी ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उनका समर्थन नहीं किया। सबने कहा इन्हें सख्त सजा होनी चाहिए। फिर इस पे और क्या डिबेट है? ये कोशिश क्यों की जाती है कि कुछ लोगों को जबरन उनके पक्ष में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है? जी, वैसे तो बहुत ही बेसिक्स की बात है, लेकिन क्योंकि मेरे आदरणीय भाई साहब शायद नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि हमें वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर कर देना पड़ेगा कि हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। हिंदू सभी पंथ, सभी मजहब का एक संघ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं हमारे देश में। 2-4 और हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वहां की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, वहां की संस्कृति होती है। वो हिंदू है। क्या रशिया में पैदा होने वाले रशियंस नहीं होते? अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन नहीं होते? तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू क्यों नहीं हो सकता? रशियन मुस्लिम हो सकता है, अमेरिकन मुस्लिम हो सकता है, तो हिंदुस्तानी मुसलमान या सनातनी मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? मेरा ये आपसे सवाल है। मुझे हिंदू होने के लिए इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है। और मैं हमारी सरकार से भी अपील करती हूं कि हमारे संविधान में हिंदू को परिभाषित किया जाना चाहिए। हमें ये क्लैरिटी देनी चाहिए कि हिंदू संप्रदाय नहीं है, मिस्टर गुप्ता, हिंदू संस्कृति मैं आपको है। समय देता हूं। क्या परेशानी है आपको? जो सवाल इन्होंने पूछा, मैं 1-2 वाक्य बोल दूं? नहीं, पहले गुप्ता जी को बोलने दीजिए, देन आई विल। गुप्ता जी हिंदू नहीं है, ऐसा आप थोड़ी ना, बिल्कुल तय मत करिए। गुप्ता जी हिंदू नहीं है। प्रतीक जी, समस्या बिल्कुल नहीं है,
लेकिन कई बार क्या होता है कि इतिहास में हाउ लॉन्ग एंड हाउ फार यू वांट टू गो बैक, क्या 500 साल पीछे जाना चाहते हैं, 1000 साल पीछे जाना चाहते हैं। देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो पिछले 75 साल का अगर रेखा जोखा दिया जाए तो देश संविधान से चलेगा। क्या न्याय प्रक्रिया है यहाँ पर, उसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कहा वो अगर गलत है, तो अगर उदयपुर में जो हुआ है वो भी गलत है। हर वक्त धर्म के चश्मे से अगर हम देखने लगेंगे तो ये एक कोएग्जिस्टेंस है। हमें इस देश में रहते हुए हर संप्रदाय को, दूसरे संप्रदाय को स्पेस देनी होगी। इस बात को हमें समझना होगा। देश को अगर मैं आ रहा हूं, ब्रेक का टाइम है, बस एक टिप्पणी, शॉर्ट टिप्पणी आपकी जी। अवधेश जी, मेरे पास आप शॉर्ट टिप्पणी लेके आए हैं जी, क्योंकि आप पत्रकार हैं और पत्रकार तो एक ही लाइन में सब सूखती वाला कह देता है। पत्रकार तो है, लेकिन पत्रकार में इतनी बातें आ गई। ये देखिए, ऐसा है कि जो तारिक फतेह बाकी कह रहे हैं कि सच्चाई, आपने भी कहा है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमारे देश में इस प्रकार की हिंसा दोबारा नहीं हो, उस हिसाब से बातें करें और चीजों को रखें, लेकिन उसमें सच्चाई रखनी है। मैं पूछ रहा हूं कि सर तन से जुदा नारा मान लीजिए गलत है, लेकिन जब नारे लग रहे थे, बैनर लेके चल रहे थे, उसमें सारे लोग शामिल थे जो आज कह रहे हैं कि गलत है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, दावते इस्लामी संगठन जो है, इसके 2 नारे हैं पाकिस्तान के। इसका एक नारा है, यह है कि लब्बेक या रसूल अल्लाह, यानी रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, और दूसरा यही है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर सन तन से जुदा। और इस नारे के आधार पर पाकिस्तान में कितने सर तन से जुदा किए जा चुके हैं। इसका कानून है, नहीं सुनिए, पहले सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं। कानून के अलावा आप श्रीलंका के मैनेजर को कैसे मारा था, ध्यान नहीं आपको कैसे मारा था? आसिया बीबी के साथ क्या हुआ था? ये जो संगठन है, ये खादिम हुसैन साहब इसके इस समय जो है रिजवी इसके प्रमुख हैं, और दुनिया भर में ये संगठन चल रहा है। आपके कश्मीर में बहुत ज्यादा इसके काम। मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए, तो ये सवाल का जवाब दीजिए कि हम अपने कानून से चल रहे हैं, अपने लोगों से चल रहे हैं, या वहां से गाइड हो रहे हैं? दूसरी बात कह रहा हूं, सुनिए, ये जो लोग आज जैसे हमारे भाई ये कह रहे हैं, इनको भी मालूम है कि इस संगठन का ये नारा पहले से है। सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हम यहाँ से सुनिए, हम सब यहाँ से चल रहे हैं या वहां से चल रहे हैं? नहीं, तो यही तो सोच के विषय है कि जो चल रहा है वो ये समझे तब ना कि हमको यहाँ से चलना है कि वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, फिर से बहस को शुरुआत करता हूँ। कैसी घात हो गई, अब तो सारी शिवसेना एक नाथ हो गई। प्रेशर कुकर तो सेम था, चूल्हा बदल दिया, ठुमका बदल ना पाए तो कूल्हा बदल। सहरा उतारते हुए बोले ये फड़नवीस, फेरों के वक्त आपने दूल्हा बदल दिया। कांग्रेस की रणनीति समझ में ही आती नहीं। चिंतन हो दिल्ली में, चाहे हो शिमला। पूछा कांग्रेसी से मीटिंग में क्या समझे हो, बोला निम्डा डोजरस टेल मी हर तबुश निबुमला। फरियादी की मन की बात पर्चे पर छप जाती है। गुम गए हैं, पति हैरान है और घर आ जाएंगे पर 17 दिन लगेंगे आशीर्वाद। बीमारी बताने से पहले इलाज मिल जाता है। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ। एक बाबा की अलौकिक शक्ति की पड़ताल, दिव्य दरबार का सच। उसका एक लड़ाकू विमान थाईलैंड की सीमा में घुस गया, जिसके बाद थाईलैंड में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में इस मामले पर दोनों देशों ने बातचीत की और म्यांमार ने थाईलैंड से माफी मांगी। म्यांमार और थाईलैंड पड़ोसी देश हैं। और म्यांमार का एक लड़ाकू विमान थाईलैंड की सीमा में घुस गया। तस्वीरों में MiG-29 विमान थाईलैंड की सीमा के अंदर कई चक्कर लगाता नजर आया। थाईलैंड ने दावा किया कि ये विमान म्यांमार की सीमा पर बसे इलाकों में बमबारी करते हुए थाईलैंड में घुसा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। नौबत ये आ गई कि थाईलैंड को बॉर्डर के पास के गांवों और स्कूलों को खाली कराना पड़ा। हालांकि बाद में म्यांमार ने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग ली।
थाईलैंड ने साफ कर दिया कि वो बात नहीं बढ़ाना चाहता था। इसी वजह से उसने सीमा पर बसे गांवों और स्कूल में पढ़ने वाले करीब 200 छात्रों को वहां से हटा लिया। वो अलग बात है कि सावधानी बरतते हुए उसने उस जगह 2 F-16 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, क्योंकि पिछले साल फरवरी के महीने से म्यांमार सरकार और वहां के करेन समुदाय के बीच झगड़ा बढ़ गया है और ये समुदाय सीमा पर सक्रिय है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। म्यांमार से सैकड़ों लोग रोजाना बॉर्डर पार करके थाईलैंड में घुस जाते हैं। थाईलैंड की सरकार उनमें कई को वापस भेज देती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और यही थाईलैंड की परेशानी की वजह है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल में म्यांमार से थाईलैंड आने वालों की संख्या बढ़ी है, जिनमें ज्यादातर म्यांमार सरकार से परेशान करेन समुदाय के लोग हैं। सरकार से लड़ रहे इन लोगों को करेन गुरिल्ला भी कहा जाता है। म्यांमार में ये संघर्ष दशकों से चल रहा है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद विद्रोह तेज हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि म्यांमार की सेना विद्रोहियों को कुचलने के लिए जमीन और आसमान दोनों जगह से उन पर हमला कर रही है। थाईलैंड में गलती से घुसाया MiG-29 विमान भी यही कर रहा था और करेन गुरिल्लाओं पर बम बरसा रहा था, लेकिन अचानक वो थाईलैंड में घुस गया, जिसके बाद म्यांमार के शरणार्थियों से परेशान थाईलैंड की परेशानी दुगनी हो गई। उसने म्यांमार को कड़ा संदेश दिया, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं और विदेश मंत्री मिले और म्यांमार को माफी मांगनी पड़ी, जिसे थाईलैंड ने कबूल किया और शांति के लिए मामले को वहीं रफा-दफा करने का फैसला किया। वहीं अमेरिका और नेटो की चुनौती से निपटने के लिए रूस ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। खबर है कि अमेरिकी विमानों पर नजर रखने के लिए वो जल्द ही नॉर्वे के बॉर्डर के पास अपने सबसे आधुनिक और हाईटेक रडार तैनात करेगा। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए रूस ने रडार स्टेशन तैयार करने का काम जोर शोर से शुरू भी कर दिया और रूस अपने सबसे आधुनिक रडार रेजोनेंस NE VHF को जिस जगह पर तैनात करने जा रहा है वो नेटो देश नॉर्वे के बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दावा है सिर्फ नॉर्वे। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर अमरावती हत्याकांड की जांच NIA को सौंपी गई। महाराष्ट्र के अमरावती में उदयपुर जैसी वारदात का शक। अमरावती पुलिस के मुताबिक नूपुर शर्मा के समर्थन में हुई हत्या। उदयपुर हत्याकांड में 4 आरोपी की जयपुर की NIA कोर्ट में पेशी। कोर्ट में वकीलों ने की आरोपियों की पिटाई। 12 जुलाई तक NIA की कस्टडी में रहेंगे सभी आरोपी। उदयपुर हत्याकांड की जांच तेज। आरोपी गौस मोहम्मद का स्कूटर कन्हैया लाल के घर के पास मिला, तो वहीं कानपुर में मस्जिद की लाइब्रेरी के इमाम से जांच एजेंसियों की पूछताछ पर रखेगा और वहां आधुनिक हथियारों की सप्लाई भी बढ़ाएगा। साथ ही इस बैठक में रूस के पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन का नेटो से जुड़ने का रास्ता भी साफ हो चुका है, जिसके बाद रूस ये मान चुका है कि अब अमेरिका और नेटो मिलकर इन देशों में अपने मिलिट्री बेस भी बनाएंगे। और नॉर्वे में तो अमेरिका पहले ही अपने 2 F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर चुका है, लेकिन रूस को डर है कि फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के बाद वहां भी जल्द ही 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। और रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाने वाला कोला प्रायद्वीप फिनलैंड से ज्यादा दूर नहीं है। दावा है कि इस प्रायद्वीप में रूस ने बड़ी संख्या में परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जबकि इसके पास कोला खाड़ी में उसकी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी मौजूद है। और रूस को आशंका है कि नेटो के साथ जंग छिड़ने पर फिनलैंड और नॉर्वे में मौजूद अमेरिकी विमान इस इलाके में बमबारी कर सकते हैं, इसीलिए उसने इन विमानों पर नजर रखने की तैयारी तेज कर दी। भारत को लेकर बदला अमेरिका का नजरिया अब दुनिया को हैरान कर रहा है। केवल 3 महीने पहले रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका भारत को चेतावनी दे रहा था, लेकिन 3 ही महीने में अमेरिका भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाता दिख रहा है। एक साथ रूस और अमेरिका को साधने वाली इस विदेश नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, क्योंकि न तो भारत ने रूस से तेल की डील रोकी और न ही अमेरिका के सामने झुका। यहां तक कि रूस और यूक्रेन की जंग में भी भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने सबको हैरान कर दिया। पहले कहा जा रहा था कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत अमेरिका को नाराज कर रहा है। फिर अमेरिका ने भी भारत पर दबाव बनाने के लिए मार्च में कई भड़काऊ बयान दिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटे। नतीजा ये हुआ कि जंग के बीच भारत को कारोबारी फायदा तो मिला ही, अमेरिका को भी प्रधानमंत्री के दांव के सामने झुकना पड़ गया। G7 समिट के दौरान बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऊपर से भारत की पिछले 3 महीनों से चल रही तैयारी भी ऐसी रही जिसने भारत को दुनिया में एक नई जगह दे दी। भारत दुनिया के विकासशील देशों के समूह की अगुवाई करने वाला देश बन गया, जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि गरीब मुल्कों को भी अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के अपने भाषण में पश्चिमी देशों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, दूसरी तरफ विदेश मंत्री S जयशंकर यूरोप को आईना दिखाते रहे। G7 में प्रधानमंत्री ने महंगे कच्चे तेल का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया। उन्होंने दुनिया को बिना किसी संकोच के ये बताया कि ऊर्जा पर अमीरों और गरीबों का बराबर हक है।
प्रधानमंत्री मोदी के कहने का साफ मतलब ये था कि किसी एक देश पर प्रतिबंधों का नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के निशाने पर अमेरिका ही था, जो रूस से अपनी अदावत के चक्कर में इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी भी हुए शामिल। बीजेपी के मिशन तेलंगाना की शुरुआत, पार्टी ने परिवारवाद वाली पार्टियों पर साधा निशाना। शिंदे गुट के विधायक गोवा से मुंबई के लिए हुए रवाना। विधानसभा स्पीकर के चुनाव और बहुमत परीक्षण के लिए विशेष सत्र में होंगे शामिल। आधी हकीकत आधा फसाना में आज दैवीय धाम का वो चमत्कार जिसे देखने रोज सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। देखिए रात 8:57 पर। लगे किनारे कैसी घात हो गई, अब तो सारी शिवसेना एक नाथ हो गई। प्रेशर कुकर तो सेम था, चूल्हा बदल दिया, ठुमका बदल ना पाए तो कूल्हा बदल। सहरा उतारते हुए बोले ये फडणवीस, फेरों के वक्त आपने दूल्हा बदल दिया। कांग्रेस की रणनीति समझ में ही आती नहीं। चिंतन हो दिल्ली में चाहे हो शिमला। पूछा है कांग्रेसी से मीटिंग में क्या समझे हो, बोला निम्डा डोजरस टेल मी हर तपुष निगुमला। ₹91 थी, लेकिन जुलाई से 1 यूनिट बिजली के लिए लोगों को वहां की करेंसी में ₹24.82 खर्च करने पड़ रहे हैं। कुछ रोज पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी देश को चेतावनी देते हुए कहा था कि जुलाई में उन्हें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये कि पाकिस्तान में कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा और हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। हालांकि बिजली उत्पादन के लिए पाकिस्तान LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदने में जुटा है। लेकिन मुसीबत तब खड़ी हो गई जब कतर से प्राकृतिक गैस खरीदने से जुड़ा एक समझौता रद्द हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईंधन और आर्थिक तंगी की वजह से कई बड़े पावर प्लांट बंद हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 26,000 मेगावाट बिजली की मांग है, लेकिन वहां बिजली की सप्लाई सिर्फ 19,500 मेगावाट हो रही है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार बिजली बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है और इसी कोशिश के तहत सरकारी कर्मचारी के काम के घंटों में कटौती की गई है। कराची समेत अलग अलग शहरों में मौजूद फैक्ट्रियों और शॉपिंग मॉल को जल्दी बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा देश भर के बाजारों को रात 8:30 बजे के बाद बंद करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में बिजली की खपत घटाने के लिए रात 10 बजे के बाद होने वाली शादियों पर भी रोक लगा दी गई है। उधर यूक्रेन ने एक बार फिर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की फौज का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक चेचन लड़ाका यूक्रेन के एक इलाके में जोरदार फायरिंग करता नजर आया। 4 महीनों से ज्यादा वक्त से चल रही जंग में चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने 125 दिन से ज्यादा वक्त से जारी इस जंग के दौरान कई बार कादिरोव के लड़ाकों के वीडियो जारी करके उनका मजाक उड़ाया। एक बार फिर उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक चेचन लड़ाका फायरिंग करता दिखाई दिया। यूक्रेन ने उसकी लड़ाई को झूठा करार दिया, जबकि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव अपने लड़ाकों को बेहद खूंखार और बेरहम योद्धा बताते नहीं थकते। कादिरोव ने भी यूक्रेन से जंग के दौरान कई बार ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले करते नजर आए। और ऐसे वीडियो जारी करके कादिरोव ने 1-2 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार अपने लड़ाकों की तारीफों के पुल बांधे। लेकिन यूक्रेन ने चेचन लड़ाके का मजाक उड़ाते हुए जो वीडियो जारी किया उसने कादिरोव के दावे की हवा निकाल दी। यूक्रेन ने दावा किया कि रमजान कादिरोव के लड़ाके ऐसे दुश्मनों से लड़ रहे हैं जो दिखाई ही नहीं देते, और ऐसे ही नहीं दिखाई देने वाले दुश्मनों पर गोलियां बरसाकर चेचन लड़ाके खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें कादिरोव का एक लड़ाका एक सुनसान इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखाई दिया।
रेल की पटरियों के बीच खड़ा चेचन लड़ाका एक तरफ निशाना लगाकर गोलियां चलाता नजर आया। इस दौरान वो तेजी से पीछे की तरफ हटता भी रहा। कादिरेव के लड़ाके को देखकर ऐसा लगा मानो वो सामने खड़े दुश्मन पर फायरिंग भी कर रहा हो और उससे बचने की कोशिश भी। लेकिन इसी वीडियो के जरिए यूक्रेन ने रमजान कादिरेव और उनके लड़ाकों की हंसी उड़ाई। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस जगह चेचन लड़ाके ने हमले का वीडियो बनाया वहां दूर दूर तक यूक्रेन की सेना मौजूद ही नहीं थी। और ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने जंग में रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो। कुछ रोज पहले ही उसने कादिरेव के लड़ाकों की भेड़ों के झुंड से तुलना कर दी थी, और जिसके लिए यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में भेड़ों का एक झुंड सड़क पर जाता दिखाई दिया था। इन भेड़ों पर रूसी हमले के समर्थन का प्रतीक बन चुके जेड निशान बने थे। वही जेड निशान जिन्हें जंग की शुरुआत से ही पुतिन की सेना ने अपने टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, जेड निशान रूस के यूक्रेन पर हमले के समर्थन का प्रतीक बन गया। लेकिन उसी निशान देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। यकीन मानिए ब्रेक में बहस खत्म नहीं हुई थी, लगातार चलती रही और मेरा काम यह था, मेरी ये कोशिश थी कि उन सारे तर्कों को आपके सामने लेके आया जाए। हर आदमी बोलना चाहता है। मैं तारिक फतेह साहब के पास भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा तारिक साहब, बस थोड़ा सा एक सेकंड दीजिए। लेकिन यहाँ बहस बहुत तेज है और तेज इस बात को लेकर है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और कैसे रोका जाए। मेरा कुल मिला के डिबेट यही है कि एक घटना फिर दूसरी घटना ट्रिगर हो रही और कौन कर रहा है, कौन वाज द रीजन, कहां से ये हो रहा है, क्योंकि इस्लाम का हिस्सा है नहीं। बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स कह रहे हैं कि इसका हिस्सा नहीं है। तो कौन इंस्टिगेट कर रहा है, कहां से इंस्टिगेट हो रही है, कौन जिम्मेदार है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बात को लेकर मैं बहुत छोटा छोटा बोलिएगा, क्योंकि सुई कुछ कहना चाह रही थी, उन्होंने मुझे एक इशारा करा। सुई, ऑफ कोर्स अवधेश जी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी राइट। जी प्रतीक, मैं पूरे देश के मुसलमान बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लामिक सोसाइटी दो भाग में बट गई थी। एक थे इस्लाम को मानने वाले लोग जो अमन पसंद थे या जो प्रॉफिट की टीचिंग्स पर चलते थे, और एक थे वो लोग जो इस्लाम को इस्तेमाल कर सिर्फ अपनी सत्ता फैलाना चाहते थे। वही थे वो लोग जो तलवार लेकर इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए निकले थे। अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम पीछे क्यों जाएं, हम पहले हुए के लिए हम क्यों जिम्मेदार हैं। देखिए, पीछे जाने का फायदा यह है कि हमें यह पता चलेगा कि हमें कौन से हीरो मानने और कौन से हीरो नहीं मानने। अगर हम औरंगजेब का इतिहास जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें दारा शिकोह को पूजना चाहिए। अगर हम झांसी के इतिहास में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि गुलाम गौस खान अंग्रेजों से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए। अगर हम अयोध्या, मथुरा, काशी का इतिहास जानेंगे तो रहीम रसखान और कबीर का भी इतिहास निकलेगा। हमें ये समझना पड़ेगा, इसलिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। मुस्लिम समाज मोहम्मद बिन कासिम को क्यों पढ़े और क्यों पढ़वाना चाहते हैं आप? यही सारी बात है और इसलिए हमें पीछे जाना पड़ता है। राइट, आप जवाब दे, मैं बाद में बोल लूंगा। चलिए जी। देखिए, जो हमने जहां से शुरुआत की थी, हमने हेट स्पीच की बात की। इस देश में हमने देखा पिछले कुछ सालों में लोगों ने सड़कों पे नारे लगाए कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये भी नारे लगा, क्योंकि सर तन से जुदा क्या बात, गलत है। वो कौन से मोहम्मद कासिम को पढ़ रहे थे, कौन से हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, किस समाज से आए थे और कौन सी किताब पढ़ रहे थे, ये बताने का भी कष्ट होना चाहिए। लोगों को गला काटा है नहीं, देखिए यहाँ काम की बात है, नारे गलत है नहीं, नारे गलत है नहीं, यही बात नहीं। शोएब जमाई नारे गलत है, लेकिन मुझे ये बताइए इस देश के कितने गैर मुसलमान ने किसी को कहा क्यों कहेंगे आप? नहीं, मुझे बताइए अवधेश जी, क्यों कहेंगे आप? नहीं, गलत क्यों कहेंगे? गलत है। नहीं तो क्यों कहेंगे आप? कोई गलत नारा नहीं, अवधेश जी गलत नारा आप क्यों लगाएंगे? नहीं, क्यों लगाएंगे आप? मुझे बताइए। इक्वालिटी लेवल पर लाया जा रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आप वो गलत नारा क्यों लगाएंगे? कितने गैर मुसलमान ने कहा है कि हमारे इस निंदा की है, इसका गला काटो, और काट दिया हो? एक उदाहरण मुझे चाहिए भारत में, एक उदाहरण चाहिए। मेरा पॉइंट मिस कर गया। मैं बता रहा था कि आज की जो डिबेट है उसमें पॉइंट आने चाहिए, ये एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
उठा के ले जा ये रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी ढंग से जस्टिफाई करो। अवधेश जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे पॉइंट आउट करने दिए, मैंने बोलने को मना किया, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिगर होता है और यहीं से इंस्टिगेट हो जाती है, चीजें बढ़ जाती हैं, फैल हो जाती हैं, फैलती हैं। एक बात मुझे बताइए, एक बात बताइए प्रतीक जी, इस देश में जितने मॉब लिंचिंग हुए सब जय श्री राम के नारे लगाने पर ही हुआ, और जो जितने भी कैसे जय श्री राम का हुआ बच्चा, अरे अफराजुल शेख की हत्या जो, अरे भैया ये भी गलत है। राजसमंद में हुआ क्यों हुआ? वीर की हिंसा में हिंदू ज्यादा मारे गए हैं, ये भी गलत है। अब ये आंकड़े गिन रहे हैं, बताइए तो हिंदू ज्यादा धार्मिक रूप देखिए मैं शुएब भाई राम को मारने वाला, राम को मानने वाला, राम को कोई मानता, अवधेश जी मेरा बात सिर्फ इतना है कि पॉइंट आउट करना, राम को मानने वाला लिंचिंग करेगा नहीं और करेगा। उनका वही तो मैं कह एक तो राम नाम जो है वो जो जय श्री राम उसको मैं नारा नहीं कहता जी, वो मेरे इष्ट हैं, वो नारा नहीं है, उसको नारा शब्द, ये जो मीडिया में भेड़ चाल चल गई कि नारा है नारा है नारा, ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। वो इष्ट है और नारा नहीं हो सकता, नारा पॉलिटिकल स्फीयर में होगा, वो आध्यात्मिक क्षेत्र की चीज है। राम का नाम का कोई नारा होता है क्या? वो आपकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती नहीं है, पॉलिटिकल स्फीयर में वो आपकी गलती नहीं है। जिस तरीके से पॉलिटिकल स्फीयर में इस नारे का इस्तेमाल करके नफरत फैलाई गई, उसी तरीके से कुछ नारों का इस्तेमाल करके नफरत फैलाई गई। यहाँ नारे लगे हैं पाकिस्तान में, आप ये मानते हैं? अफगानिस्तान में क्यों काटा जा रहा है, प्लीज टेल मी, सीरिया में क्यों काटा बिल्कुल जा रहा है? अवधेश जी डिबेट की नब्ज पे आ गया। से जुदा को ना इस्लाम से जोड़ सकते हैं, ना जय श्री राम के नारे के नाम पर जो मारा गया उसको हिंदुत्व से जोड़ सकते हैं। राइट इसलिए मैं इनको गलत कह रहा हूं। संगठन को किसने गलत कहा? चिल्ला चिल्ली से कुछ नहीं, नहीं चिल्ला चिल्ली से नहीं होगा। अभी जो रियाजुल है ये बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, बताइए नेपाल गया, बीजेपी का इस्लामी निकला गया, किसी आप फिर बीजेपी में चला आया, गुलाबचंद कटारिया बहुत आराम से आप मेरे को टोक रहे हैं। बीजेपी अवधेश जी नहीं टोक रहे हैं, डिबेट को आगे गति देनी है, मेरी जिम्मेदारी है, डिबेट की गति को देना मेरी जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि सरतन से जुदा उसका गलत इस्तेमाल और गलत नारे की तरह किया। और मैं 1982 से संगठन नारे लगा रहा है, आज तक उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए, तो मैं ही तो कह रहा हूं होना चाहिए। तारिक फतेह साहब, मैं आ रहा हूं, तारिक फतेह साहब, लेकिन मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं। मैं पूरी बात रखने को मिलेगा। तारिक फतेह साहब जो नब्ज है, जहां पे हाथ होना चाहिए, नब्ज पे हाथ होना चाहिए, मुश्किल ये है उन पे पॉइंट्स पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं, कहां से ट्रिगर हो रहा है, कहां से मवाद है, कहां से बात है, कहां से जिक्र हो, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। राइट सर। काफिर हिंदुस्तान के जो मुस्लिम लीडरशिप है वो जरा बताए तो सही ये लफ्ज काफिर क्या है और कुफर को क्या कहते हैं। इतना डेरोगेटरी वर्ड है ये, और इस पे क्या कुछ नहीं होता है। ये कब अपने मुंह से बंद करेंगे कि हिंदू काफिर हैं? ये कह के तो देखें, ये कहें तो सही कि ये हमारे भी भगवान है। ये जो हम हिंदुस्तान में पनाह लेने आए या लूटने आए, जैसे भी आए, हम इस धरती की सिविलाइजेशन को पहले सबसे ऊपर मानते हैं, फिर हम हैं कुछ। ये नहीं हो सकता। ये ना अवध के नवाब जो यहाँ अधिवेशन हुआ था उसमें मौलाना मदनी ने साफ तौर पर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा था कि लफ्ज काफिर जो है इस्तेमाल करना किसी भी नॉन मुस्लिम्स के लिए ये इस्लामी जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। ये आधिकारिक तौर पर कहा कि यहां से नहीं इस्तेमाल किया गया और ना करते हैं लोग। ये सवाल है, ये लफ्ज ना हमने इस्तेमाल किया ना कभी दूसरे मुसलमानों ने किया, ये तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मुसलमान करते हैं। और राइट, ठीक, हमने तो नहीं किया। राइट। तारिक फतेह साहब, और अगर नहीं, एक बात तारिक फतेह साहब से पूछ लीजिए, मैं इंटेलेक्चुअली पूछ रहा हूं। तारिक फतेह साहब, यहाँ देश में पूरा डिबेट देश में इतना बवंडर मचा है तारिक फतेह साहब, लेकिन कल ये खबर आई कि रियाज अत्तारी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कई कार्यक्रमों में मिलता रहा और ये जमाते वो जो इस्लामी से भी था। अब आप बता दीजिए कि ये जो नफरत है, ये जो कट्टरता है, बार बार बीजेपी की तरफ क्यों इशारा करती है?
आप गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं? यहाँ तो मामला है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या बीजेपी वाला, तेरा मेरा रिश्ता क्या बीजेपी वाला, सर तन से नहीं तन मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कन्हैया लाल के हत्यारे कन्हैया लाल के हत्यारे शुएब, ये एक बात समझिए शुएब, एक बात समझने की कोशिश। नहीं है राइट छवि प्रस्तुत करते हैं। देखिए ऐसा है, मैं 3 बातें मुझे कहनी है और ध्यान से देखिए। कोई भी इस देश का पढ़ा लिखा मुसलमान हिंसा नहीं चाहता होगा, ये मैं मान के चलता हूं, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा। लेकिन हिंसा कैसे बढ़ता है स्वभाव से, 2 उदाहरण पहले दूंगा, फिर मैं आऊंगा इसके दावत इस्लाम पर। गुजरात दंगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कहा कि भाई ऐसा है कि इसके पीछे सरकार की कोई साजिश नहीं थी। किसी प्रशासन का फेल होना, प्रशासन का काम नहीं करना, वो साजिश नहीं होता है। लेकिन 20 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन लोगों ने ये किया है उन पर मुकदमा चलना चाहिए। अब उसके इतने वीडियो बनते थे, इतने फैक्ट्स नहीं, अब मत टोको, मुझे अपनी बात करने दो। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पे कहा है उस पे नहीं देखिए, हम जो कह रहे हैं वो कहने दीजिए, मुझे अभी कहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर एक जानबूझ के सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं, तो मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी दुनिया भर में फैलाए गए चीजें, सुनो, जस्टिस कांत ने सही कहा है ना, 2002-3 जस्टिस कांत ने ठीक कहा नहीं कहा। 2002 के सितंबर में पहला अक्षरधाम पर अटैक हुआ, उसके बाद जितने अटैक हुए भारत में, उसमें आतंकवादी जो पकड़े गए उन्होंने यही कहा कि हमारे पास जो गुजरात दंगे के वीडियो थे, फलाने थे, उसमें कहा गया मुसलमानों पर, उसके बदले में हम हमले कर रहे हैं। मुझे अवधेश जी पहली बात नहीं, पूरा करने दीजिए, पूरा करने। तो आप चाहते नहीं है, लेकिन चूंकि मोदी को दंगा फैलाना है, आरएसएस को बदनाम करना है, वो जो बात किए हैं उससे हुआ। दूसरी बात, बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ, उसको सारे लोगों ने कहा गलत इनकाउंटर है, पूरे उसके वीडियो बने, पूरे बने। इंडियन मुजाहिदीन नामक संगठन बन गया। सुनिए, इंडियन मुजाहिदीन ने 5 वर्ष तक भारत में आतंकवाद फैलाया, गलत मारा गया। तो वैसे ही जो है, जब आप झूठ, तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, जो ये अरे सुनो भाई, इररिलेवेंट है, मैं नहीं लूंगा वीडियो। दावत इस्लामी संगठन जो है ये इतने दिनों से काम कर रहा है। मैंने कहा आपको, इसके जो ये प्रमुख हैं सबको मालूम था। सूफी संगठन जब हुआ तो उनको भारत में बुला के भाषण कराया गया, खादिम हुसैन को। सारे मुसलमान जो पढ़े लिखे, आम की नहीं बात कर रहा हूं, सबको मालूम था कि ये दावत इस्लाम का प्रमुख है। और देश की आईबी रॉक सब क्या कर रही थी, यहाँ आया, भाषण दिया, अपने संगठनों में गया, बैठक किया, 2016 में हुई थी। राइट सर, नहीं सुनिए ना, इसका एक पॉइंट है, सुन लीजिए। हमारे देश में इस निंदा कानून नहीं है। सुनो, हमारे देश में इस निंदा कानून नहीं है। लेकिन जिस महमूद मफ्ती साहब की बातें कर रहे हैं, उन्होंने एक संगठन बना रखा है। ऑडियो डाउन सर, ऑडियो डाउन है सर, ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन है सर, ऑडियो डाउन है। मुझे कंट्रोल रखने दीजिए, और बहुत जरूरत है, मुझे कंट्रोल रखने दीजिए, मुझे कंट्रोल है। एक सवाल, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल शुभी आपने पूछा कि पीछे क्यों जाना, ठीक है। और सारी जितनी डिबेट होती है, टेलीविजन की जितनी भी डिबेट है, वो 750 साल, 725 साल पीछे जाती हैं। क्यों जाती हैं, क्या रीजन है, क्यों नहीं सेटल होता? 14 साल का बच्चा पूछता है, एक मुसलमान बच्चा यंग, कि आखिर हम कैसे जिम्मेदार हैं? हम तो इस आजाद मुल्क में आजाद होकर पैदा हुए, तो हम कैसे जिम्मेदार हुए? और सारी डिबेट 750 साल, 725 साल पीछे जाती हैं, औरंगजेब के पास आके लटक जाती हैं, और उसके बाद मोहम्मद बिन, या ज्यादातर मोहम्मद बिन कासिम से। दूसरा सवाल, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करेगा। ये एक गलत एक बनती जा रही है तारीख, जिसको अपने फैसले अपने हिसाब से लग रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से बोल रहा है। क्यों? मुझे बताइए। नहीं सर, लेट मी स्पीक। ऑडियो डाउन है सर, ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन है। मुझे बताइए, गुजरात वाले फैसले में क्यों नहीं हक के साथ आगे इदारे आए, मुस्लिम इदारे सामने आके खड़े हुए, क्यों नहीं हुए? आज आप सुप्रीम कोर्ट की दुहाई के दूसरा जब फैसला आता है तो आप छटक के किनारे खड़े होते हैं। ट्रेंड चलाए सुप्रीम कोर्ट के? नहीं तो नहीं, ट्रेंड नहीं चलाए। क्यों? आज आप ट्रेंड चला रहे हैं। सवाल इस बात का है, दी जा रही है। सवाल इस ट्विटर पे, पहले मेरी बात सुन लीजिए, बराए मेहरबानी मेरी बात सुन लीजिए। ये कौन मानसिकता है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल, ये पहचानना पड़ेगा सर, ये देश के गद्दार हैं, ये देशभक्त कभी नहीं हो सकते सर। बोलने से सर, ऑडियो डाउन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को गाली देना ये गलत है, ये गलत परंपरा है। जब वो सुप्रीम कोर्ट गुजरात के फैसले को जिक्र कर रहे थे, आप बार बार टोक रहे थे कि इस वाले को बोलिए, इस वाले को बोलिए।
सवाल यह है कि दोनों ही एक ही जगह से निकले हुए फैसले हैं, दोनों की एक ही जगह से टिप्पणी है, राधा हमको आदर करना चाहिए। और सवाल यह है कि कोई छोटा है ना कोई बड़ा हो रहा है इसमें। अब सवाल यह है कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे जाने की बात थी। जनाब, मैं तो सत्य और तथ्य ये है कि हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ मुट्ठी भर लोग हैं जो कट्टर हैं, जो नफरत फैलाते हैं। ज्यादा लोग दोनों समुदायों के भाईचारे में विश्वास रखते हैं, तुष्टीकरण नहीं है कारण, उदारता में विश्वास तुष्टीकरण कारण उसी नहीं पे है आ सर। रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। लेकिन दोनों तरफ के कट्टरवादी तत्वों का हमें विरोध करना चाहिए और ज्यादा बेहतर ये होगा। तुष्टीकरण जब लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा रीजन तुष्टीकरण है, प्रतीक जी ज्यादा बढ़िया ये रहेगा, ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हिंदू कट्टरवादियों का विरोध हिंदू करें और मुस्लिम कट्टरवादियों का विरोध मुस्लिम करें। लेकिन जब अवधेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार एक तरफ के कट्टरता का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ की कट्टरता का बचाव करते हैं, तब वेमनस बढ़ता है। तो मैं टोकता ये नहीं होना चाहिए। मैं टोकता हूं उनको। नहीं टोकता हूं इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया वो जो कह रहे हैं। नहीं, मैं जो जहां पे बात है ये जो है, ये जो कह रहे हैं, मैंने कुछ गलत कहा कर लिया। मैंने डोंट वेस्ट टाइम। जी देखिए, मैं इनकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस समाज के द्वारा अपराध और कट्टरवाद किया जाता है उसी समाज के लोग आगे आकर उसको कंडेम करें, क्योंकि अपने घर को साफ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है, अपनी होती है। शुएब भाई ने बोला हमारे नहीं है कन्हैया के हत्यारे। यही है समस्या कि आप मुसलमान बच्चे को अपना समझते नहीं है, आप उसको सिर्फ वोट के लिए हेड काउंट मानते हैं। अपना मानिए कि वो हमारे बच्चे हैं जो आतंकवादी बन रहे हैं, मानिए कि वो हमारे बच्चे हैं जिनको अलगाववादी कट्टरवादी बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे हैं जिनको भारत से तोड़ा जा रहा है, हमारे बच्चे हैं जिनको भ्रमित किया जा रहा है, हमारे बच्चे हैं जिनको मानसिक तौर पे गुलाम बनाया जा रहा है इस्लामिक स्टेट के लिए। सुबोई ने सही कहा, मैं आज समर्थन करता हूं। सुबोई जी ने कहा वो हमारे बच्चे हैं, इन्होंने सही कहा। जिस विचारधारा में ये पल्ली बढ़ती है बीजेपी में, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। सही स्पिरिट में कहा है। उन्होंने कहा कि हु इज रिस्पांसिबल फॉर द शोएब जमाई इतने अनसिविलाइज्ड हैं कि पर्सनल टिप्पणियां करते हैं, डिबेट करते हैं। आई एग्री। ये देखिए आप बुला लेते हैं लेकिन कायदे से तो बुला ले, उस पर नहीं जाएंगे। नहीं अनसिविलाइज्ड किसी को पर्सनल टिप्पणी, आप बात का जवाब दीजिए। शुभी ने बिल्कुल सही कहा, शुभी ने बिल्कुल सही कहा, शुभी ने बिल्कुल सही, मैंने कहा ना, शुभी ने बिल्कुल सही कहा। तारिक साहब एक लास्ट कमेंट, तारिक साहब लास्ट कमेंट, तारिक साहब लास्ट कमेंट, तारिक साहब लास्ट कमेंट। जी तक लास्ट हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान पहले हिंदुस्तानी नहीं होंगे और बाद में मुसलमान होंगे, जिस वक्त तक ये चलता रहेगा। जो कह रहे हैं 700 साल की पहले बात करें तो ये पार्टीशन क्या 70 साल पहले हुआ था? किसने मांगा था पार्टीशन? यही यूपी, बिहार, भोपाल, मद्रास, बंबई के मुसलमानों ने, जो आज पाकिस्तान है, उन्होंने नहीं मांगा था। वहां तो गफ्फार खान थे कांग्रेस की हुकूमत में। चिंता जिन्होंने मांगा था वो चले गए और जिनको नहीं जाना था, जिसको इस मुल्क से प्यार था, वो रह गए। आप चले गए ना साहब। दवा वो तो सिंध के थे, वो तो वहीं के थे, नहीं थे वहाँ के, वहीं के थे। ये भी गए, ये भी गए वहाँ पे और जाके बस गए। तो मुझे लगता है कि बहस जटिल है, मैं आ रहा हूं, बहस जटिल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हल नहीं है। हल जरूर है और वो सवाल बहुत 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 माकूल है कि हमें हल चाहिए और हमें हल निकालना चाहिए, हमें हल निकालना चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात। सोमवार।